प्रोफेसर रतन लाल के समर्थन में हमारे साथ प्रोफेसर देव कुमार हैं और हम उनसे बात करते हैं। सर, उनको रात में गिरफ्तार कर लिया गया सोशल मीडिया पर टिप्पणी करने की वजह से। तो क्या लगता है, क्या सिर्फ यही वजह है सोशल मीडिया पर उन्होंने टिप्पणी करी या कोई और वजह भी आपको लगती है? कि देखिए, एक सुनियोजित तरीके से ये जो सरकार अभी है, ये कहीं ना कहीं उसका षड्यंत्र है कि जो अभी भाजपा और संघ समर्थित लोगों की सरकार देश में चल रही है। और आप देखेंगे कि यह सरकार जो है, जो सरकार के नेतृत्व में बैठे हुए लोग हैं, यह एक कहीं ना कहीं उसी सवर्ण मानसिकता या मनु के भाव को लेकर के परिचालित हैं। ये उनके अंतर खाने हैं और बाहर स्पष्ट हो रहा है उनके व्यवहार से, क्योंकि यह कोई एक बात नहीं है। अभी आप कहिए कि कैसे, अभी आप देखिए हमारे सामने समस्या क्या है। हमारे सामने समस्या है रोजगार की। बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, पब्लिक सेक्टर जितने अंडरटेकिंग है वो उन सब का निजीकरण किया जा रहा है। शिक्षा बची थी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लागू कर दिया, जिसमें अब जो है ग्रांट के बजाय कॉलेज और यूनिवर्सिटी को लोन दिया जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी अप्लाई कर दिया है 1000 करोड़ लोन लेने के लिए। तो जब लोन आप लेंगे तो लोन चुकाना भी पड़ेगा। लोन चुकाने के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी फीस बढ़ाएंगे तो कमज़ोर जो तबके के लोग हैं वो उस शिक्षा की दहलीज पर आ नहीं पाएंगे। अब ये सारी मुद्दे थे। लैटरल एंट्री इन्होंने कर दिया, आरक्षण ख़त्म कर दिया, 2 साल पहले SC ST एक्ट ख़त्म किया था। ये सारा इनका प्रयास लगातार चल रहा है और इसके खिलाफ मुहिम लगातार चल रही है। आंदोलन भी दबाव में इन्होंने वापस भी किया था, SC ST एक्ट के जो ख़त्म किया था उसको वापस भी लिया। तो अब ये जो हमारा जो मुद्दा था, जिसके खिलाफ यह जो बहुजन समाज जो लड़ रहा था, जो बहुजन नागरिक, जो प्रगतिशील सोच वाले नागरिक जो लड़ रहे थे, कहीं ना कहीं इन वर्तमान मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए मंदिर, मस्जिद और इस तरह के मुद्दे वो बाजार में छोड़ते हैं और जो प्रतिरोधी आवाज़ हैं उनको ट्रैप करने का प्रयास करते हैं। मैं रतन लाल के ऊपर केस और गिरफ्तारी को इसी संदर्भ में देखता हूँ। सुबह से प्रोफेसर रतन लाल के समर्थन में दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोटेस्ट चल रहा है, समर्थन चल रहा है, उनके लिए प्रदर्शन चल रहा है। हमारे साथ सीमा माथुर हैं और उनसे जानेंगे। मैं शुरुआत पहले मैं प्रोफेसर से ही करूंगी कि यहाँ पे कई सारे प्रोफेसर्स नहीं दिख रहे हैं। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी इतना बड़ा है अपने आप में, उनके यहाँ सारे प्रोफेसर ही हो जाएं तो एक बहुत भीड़ हो जाएगी, लेकिन कोई नहीं दिख रहा है यहाँ पे। जी मीना जी, बिल्कुल ये सही बात है। अगर हम देखें यहाँ पर तो सिर्फ कुछ स्टूडेंट और जो सामाजिक संगठन है उनके लोग ही दिख रहे हैं। और आप ये देखिए, ताज्जुब की बात है कि यहाँ पर सोशल मीडिया के अलावा जो है यहाँ पे मेन स्ट्रीम का कोई भी मीडिया पर्सन नहीं है। और अगर ये इशू किसी धर्म से संबंधित होता या जनरल एकेडमिक उसमें होता तो बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है वो आते, क्योंकि ये मामला जो है SC ST महिला इन सब से संबंधित है। ये कह सकते कि समाज का जो वंचित और उपेक्षित जो तबका है उससे संबंधित ये मामला हो जाता है। तो कोई भी जो है वो साथ देने के लिए तैयार नहीं है। और ये आप जान ही रही हैं, क्योंकि ये जो विभेदकारी जो वर्ण व्यवस्था है उसमें जो ये डिवीज़न है वो हमें आज साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और इसीलिए मुझे लगता है कि शायद कोई भी बहुत आसानी से किसी महिला के पक्ष में, किसी SC के समर्थन में, ST के समर्थन में या आदिवासी के समर्थन में, मुस्लिम्स के समर्थन में नहीं आता है। तो जो ये प्रोफेसर रतन लाल जी का जो ये विचार अभिव्यक्ति का जो मामला, मैं तो कहूँगी इसको कि हर एक व्यक्ति को संविधान ये आज़ादी देता है कि वो अपने विचार जो है वो रख सके, वो क्या सोच रहा है। और उससे अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो मुझे लगता है कि हम शायद लोकतांत्रिक देश में नहीं रह रहे हैं। अच्छा, क्या वजह है? मतलब चूँकि वो तो खुद एक, अगर धर्म का कहें तो वो खुद हिंदू धर्म के हैं और जिन्होंने FIR की है वो भी हिंदू धर्म को मानने वाले लोग हैं। तो क्या ये कहा जाए कि वो दलितों को हिंदू ही नहीं समझ रहे हैं? ये तो बिल्कुल साफ तौर पर जाहिर है कि दलित जो है वो हिंदू तब होते हैं जब वोट बैंक की जो राजनीति होती है, जब इलेक्शन का मामला होता है, तब जो है वो दलित हिंदू हो जाते हैं। अदरवाइज़ आप देखिए कि दलित हिंदू कैसे हो सकते हैं। आप जो वर्चस्व देख रहे हैं, सारे जितने संसाधन हैं, जल जंगल ज़मीन नौकरी कुछ भी आप देखिए, शिक्षा संस्थानों में, उनमें वर्चस्व किसका है? सिर्फ क्या ब्राह्मण ही हिंदू है? क्या ठाकुर बनिया वैश्य ये सब जो है वो हिंदू नहीं है? क्या दलित वर्ग के जो लोग हैं वो हिंदू नहीं हैं? तो अगर वो हिंदू कहते हैं तो फिर उसी तरह का उनको सम्मान मिलना चाहिए। तो वो सम्मान कहाँ है? क्योंकि हमारे ग्रंथ कहते हैं कि जो महिलाएं हैं, जो शूद्र हैं, ये सब ताड़न के अधिकारी हैं।
और ढोर गवार पशु शूद्र ये सब ताड़ना के अधिकारी। तो आप देखिए कि पूरी नारी जाति को उन्होंने ताड़न का अधिकारी बता दिया, शूद्रों के साथ जो है वो गंदा व्यवहार करना बता दिया। तो मानवता तो है ही नहीं ना। तो ऐसे ग्रंथों का क्या करना है जहाँ पर जो है वो बात के लिए सिर्फ हिंदू कह रहे हैं, नाम के लिए सिर्फ हिंदू कह रहे हैं, लेकिन मानने को आप राजी नहीं है। क्यों? जब कोई दलित घोड़ी चढ़ता है तो आप उसको घोड़ी पे नहीं चढ़ने देते। क्यों? कोई मूछ रखता है तो वो उसकी वजह से उसकी हत्या कर देते हैं। तो इसका मतलब ये है कि विभेद तो आपने क्रिएट किया हुआ है ना, कि आपने खुद ही ये स्वीकार कर लिया कि वो हिंदू नहीं है, मतलब वो हमारे बराबर नहीं है, हमारी बराबरी नहीं कर सकते हैं। तो कैसे ये मान लिया जाए कि जो है वो शूद्र जो है वो या दलित उनको कहें या आदिवासी कहें तो वो हिंदू है? बिल्कुल भी नहीं है। सोशल मीडिया पे एक टिप्पणी इतनी बुरी लगी कि उनको गिरफ्तार तक कर लिया गया। तो क्या ये सिर्फ सोशल मीडिया पे उस टिप्पणी का ही असर है या कुछ और भी वजह है? मुझे लगता है कि ये सडनली तो नहीं हुआ है, इसके पीछे और भी बहुत सारी वजह हो सकती हैं। क्योंकि जहाँ ये बहुत राइट विंग का जो ये माहौल जो है वो बना हुआ है, जो डर का माहौल बना रखा है, तो वहाँ पर जो एक पूरी जो 85% आबादी है वो कहीं ना कहीं अपने आप को उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जब वो अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, सामने आ रहे रेजिस्टेंस जो कहीं ना कहीं अपने अधिकारों की बात के लिए आगे आ रहे हैं, तो वो उनको बुरा लग रहा है कि ये कैसे बात कर रहे हैं, ये कैसे आ रहा है। मैं वही टिप्पणियाँ उस पर पढ़ रही थी कि उन्होंने एक टिप्पणी दी, उसके नीचे हज़ारों टिप्पणियाँ, लाखों टिप्पणियाँ आ गई और वो इतनी गंदी वाहियात है कि मैं सामने बोल नहीं सकती कैमरे के सामने। तो वहाँ पर किसी की भावनाएं आहत नहीं हो रही हैं, वहाँ पर उनको आरक्षण खोर कहा जा रहा है, वहाँ पे उनको अधार्मिक। तो सेकुलरिज्म क्या है कि मतलब सिर्फ किसी धर्म का पालन करना है। अगर मैं किसी धर्म का पालन नहीं करती हूँ तो मैं भी सेकुलर हूँ। तो ये अर्थ जो है वो समझना पड़ेगा। इस धार्मिक सहिष्णुता का या सेकुलरिज्म का जो मतलब है वो उसको बहुत लिमिटेड दायरे में रह करके नहीं समझा जा सकता है। क्योंकि जो किसी पर्टिकुलर धर्म को मानता है और जो नहीं मानता है, दोनों ही जो है वो सेकुलर हैं, सहिष्णु हैं। तो कुछ लोगों को उससे फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन कुछ लोगों को मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो जहाँ तक ये सवाल है टिप्पणी का, तो उस टिप्पणी उन्होंने क्यों की, किस सोच के साथ की, क्या उनके पास सबूत है, क्या नहीं है, इस पर बात की जा सकती थी, एक संवाद किया जा सकता था, एक चर्चा की जा सकती थी। तुरंत ये कहा है कि आप जो है वो IT के तहत मामला दर्ज करिए और उनको गिरफ्तार कर लीजिए। तो ऐसे तो मुझे लगता है कि आधी जनता गिरफ्तार हो जाएगी, क्योंकि उसी टिप्पणी पर जो लोगों ने जो बैक उनको टिप्पणियाँ की है वो इतनी अभद्र, इतनी गंदी और असहिष्णु हैं, जिसमें उन लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है जो गालियां बक रहे हैं। वहाँ पर महिलाओं के खिलाफ इतनी टिप्पणियां होती हैं। अभी बीच में मैंने एक प्रोजेक्ट एनोटेशंस किए थे, तो उसमें महिलाओं के खिलाफ और मुस्लिमों के खिलाफ जो ये वर्ड, जो मुझे लग रहा है जो खतना वर्ड जो यूज़ किया ना, वो इतना वाहियात तरीके से यूज़ होता है। तो तब क्यों नहीं कोई आता वहाँ पर बोलने के लिए, तब क्यों नहीं कोई FIR करता? क्योंकि मुस्लिमों के खिलाफ टिप्पणियाँ करने वाले लोग कौन हैं? वही है जो अपने आप को सो कॉल्ड हिंदू कहते हैं। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए, डेमोक्रेसी का मतलब समझते हुए जो है एक संवाद की प्रक्रिया चलाई जानी चाहिए, न कि किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। तो नहीं तो कल को तो सबके अंदर ये डर हो जाएगा कि भाई कल को उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको भी गिरफ्तार किया जा सकता है, मुझे भी किया जा सकता है। तो इसका मतलब ये है कि बोलना छोड़ दें। तो इसका मतलब हम ये मान लें कि हम लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, हम लोकतंत्र में ही नहीं रह रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये एक्सप्रेशन का जो मामले हैं उनको एक संवाद के तौर पर जो है वो देखा जाना चाहिए, ना कि इस तरह से जो है वो लीगली कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। डॉक्टर ओम सुधा हैं और प्रोफेसर रतन लाल को समर्थन देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। और एक चीज़ और बता दी कि इनके ऊपर भी FIR हो चुकी है, भोपाल में हो चुकी है। तो वहीं से हम शुरू करते कि क्या था वो पूरा मामला। आप पर जो FIR हुई और जो प्रोफेसर रतन लाल पर FIR हुई, उसको आप कैसे देखते हैं? थोड़ा सा आप ये बताइए कि क्या इस देश में एक इतिहासकार किसी भी तथ्य की व्याख्या और विवेचना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के आधार पर करेगा? एक डॉक्टर रतन लाल केवल एक प्रोफेसर नहीं हैं, बल्कि एक चिंतक हैं, एक लेखक हैं, एक विचारक हैं, और सबसे बड़ी जो डॉक्टर रतन लाल की पहचान है वो एक इतिहासकार की पहचान है। एक इतिहासकार ने तथ्य की विवेचना अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर किया। मैं ये नहीं कहता कि सब लोग डॉक्टर रतन लाल की बात से सहमत हों, उनकी व्याख्या से सहमत हो जाएं। आप नहीं हो सहमत, आप सहमत नहीं हैं डॉक्टर रतन लाल की बात से, आप उनके काउंटर में अपना विचार दीजिए।
उनके बात के काउंटर में। आप डॉक्टर रतन लाल के बात से सहमत नहीं हैं, आप लेख लिखिए, अखबार आपका है, टीवी पर बोलिए, वीडियो बनाकर बोलिए, किताब लिख दीजिए। आपके यहाँ तो रामायण महाभारत यह ग्रंथ वह ग्रंथ, एक ग्रंथ लिख दीजिए डॉक्टर रतन लाल के खिलाफ। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर के इस देश में आप एक इतिहासकार को, खास तौर पे एक दलित इतिहासकार को, कि इतिहास की व्याख्या वो कर रहे हैं, आप जेल में नहीं डाल सकते, उनको मारने की धमकी नहीं दे सकते, उसके जवान बेटे को मारने की और हत्या की धमकी आप नहीं दे सकते। आपके चैनल के माध्यम से मीना जी, मैं इस देश की जो हुक्मरान, मनुवादी जो हुक्मरान सरकार है, उसको बता देना चाहता हूँ कि अगर डॉक्टर रतन लाल जी के ऊपर से जो फर्जी मुकदमा किया गया है वह वापस नहीं लिया गया बिना शर्त के, अगर उनको रिहा नहीं किया गया, तो इस देश में 2 अप्रैल 2018 से भी बड़ा आंदोलन होगा। इस देश का दलित पिछड़ा समाज अब उबल रहा है, ये बर्दाश्त से बाहर हो गया है। अब यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि आप हमारे इंटेलेक्चुअल पर उंगली उठाएं। थैंक यू। हमारे साथ आभा देव हैं और ये मिरांडा हाउस की प्रोफेसर है। इनसे जानते हैं कि क्यों यहाँ पर आई हैं प्रोफेसर रतन लाल के समर्थन में। मैम, क्या वजह है कि आपको यहाँ पे खींच के लेकर आ गए? देखिए, ऐसा है कि एक फेसबुक टिप्पणी पे रातों रात 10:30 बजे किसी को गिरफ्तार किया जाएगा और परिवार को ये भी नहीं मालूम है कि उनको कहाँ ले जाया गया है, तो हम इसके खिलाफ़ हैं। ये बिल्कुल एक एकेडमिक जो एनवायरनमेंट होता है, जो इस कॉन्स्टिट्यूशन ने लोगों को आज़ादी दी है, उसके खिलाफ़ है। तो आज हम इसलिए यहाँ पे इकट्ठा, इनफैक्ट कल रात के 11 बजे से ही स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। रतन लाल एक बहुत इम्पॉर्टेंट दलित स्कॉलर हैं, उनका एक यूट्यूब चैनल चलता है अम्बेडकर नामा, और जो अम्बेडकर के सिद्धांत हैं वो ज़मीन से जोड़कर उसका बात कर रहे हैं, उसमें फील्ड वर्क कर रहे हैं, और एक तरीके से ये इसीलिए उनके ऊपर प्रहार है। अम्बेडकर नामा के ज़रिए उन्होंने तमाम सरकारी नीतियों का विश्लेषण किया, उस पर एपिसोड बनाए, लाखों लोगों के पास उनका ये जो है मैसेज जाता है। और एक तरीके से फेसबुक पोस्ट का टिप्पणी तो बहाना है, ये हर्ट सेंटिमेंट, ये कि संवेदनाएं हर्ट हो गई, ये एक बहाना है। बेसिकली सरकार जो है सुनिश्चित तरीके से, एक सुयोजित तरीके से चल रही है, और जितने इम्पोर्टेंट ओपिनियन बिल्डर्स हैं, विचार पैदा करने वाले लोग हैं, सरकार पे सवाल उठाने वाले लोग हैं, उनको एक तरीके से धीरे धीरे जेल में डाल रही है। प्रोफेसर रतन लाल इतिहास पढ़ाते हैं और जो उनकी आपने टिप्पणी अगर देखी होगी तो उन्होंने बिल्कुल शायद करके उसको जोड़ा था, वो इतिहास से थोड़ा जोड़ना चाह रहे थे। तो क्या उनकी वो सिर्फ टिप्पणी ही वजह है जो जिस पर हमला किया जा रहा है लगातार? देखिए, मैं ये बोल रही हूँ कि ऊपरी ये तौर पे लगेगा कि वो पहला समझ यही, जैसे FIR जो हुई है उसमें तो सिर्फ फेसबुक टिप्पणी ही का मेंशन है, लेकिन असल हमला जो हो रहा है वो इसलिए क्योंकि वो जो महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, एक तरीके से उससे सरकार घबराती है, इसलिए उनको बंद करना चाह रही है। जो फेसबुक पे उनकी टिप्पणी है शायद करके तो है ही, लेकिन एज अ हिस्टोरियन वो एक तरीके से सरकाज़म में एक सवाल उठा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये मुझे शिवलिंग नहीं लग रहा। तो ठीक है, बात अगर उन्होंने रखा है उसके ऊपर हो सकता है बात रखने का तरीका अलग हो, उसका लहजा आपको पसंद ना आए, तो उसके ऊपर बहस होने चाहिए, तर्कपूर्ण तरीके से बहस होना चाहिए। उसी पोस्ट के नीचे तमाम लोगों ने उनको मारने की धमकी दी, उनके बच्चे को मारने की धमकी दी, उनके परिवार को आहत करने की धमकी दी, और इसके ऊपर पुलिस का कोई एक तरीके से ध्यान नहीं है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है। तो ये दिखा रहा है कि एक तरफा हमला है और ये फेसबुक एक बहाना है, एक टिप्पणी एक बहाना है। एक्चुअली इस देश में उन सबको जेल के पीछे जाना है जो सरकार को ललकार रहे हैं। क्या कास्ट एक फैक्टर है इसमें? बिल्कुल कास्ट एक फैक्टर है, क्योंकि जिस तरीके से आप देखें 7 सालों में 8 सालों में जो बीजेपी का पूरा ये मोदी सरकार 1 और मोदी सरकार 2 रहा है, इसमें सबसे बड़ा हमला दलितों का और पिछड़ों के ऊपर और माइनॉरिटीज़ के ऊपर हुआ है। तो कास्ट एक बहुत इम्पॉर्टेंट इसमें फैक्टर है कास्ट को, और इसीलिए जो अम्बेडकर नामा वो जो चलाते हैं, जिसमें वो इन सारे जो सोशल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, ये उसका एक बड़ा फैक्टर है कि इसीलिए उसको बंद करना है। शुक्रिया। हमारे साथ आभा देव थी और उन्होंने बताया कि क्या क्या वजह हो सकती है कि प्रोफेसर रतन लाल को गिरफ्तार कर लिया गया। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे हैं द मूव लाइव।